नमस्कार। आज हम बिजली और चुंबक के उस अदृश्य रिश्ते को समझने वाले हैं जो हमारी पूरी दुनिया को चलाता है। बिल्कुल। हमारे पास कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं। तो चलिए इन्हीं नोट्स की मदद से एक एक करके समझते हैं। जी, और ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक तार में बहने वाली मतलब एक साधारण सी बिजली एक चुंबक का रूप ले सकती है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पीडीएफ में सबसे पहली हेडिंग है एक सुई जो बिजली से घूम गई, ऑस्ट्रेट की खोज। हाँ, यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। ये एक ऐसी खोज थी जो कह सकते हैं एक तरह से हादसा ही थी। अच्छा। जी, तो देखिए पीडीएफ में लिखा है, जब किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी दिक्सूचक सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। विक्षेप मतलब कि वो सुई हिलने लगती है। हाँ बिल्कुल, इसका आसान मतलब यही है कि बिजली वाले तार के पास कंपस रखने पर उसकी सुई अपनी जगह से हिलने लगती है। और ये अचानक हुआ था, है ना? जी, तो पीडीएफ की अगली लाइन कहती है, इसका अर्थ है कि विद्युत धारा एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। अच्छा, तो इसका आसान मतलब ये हुआ कि बहती हुई बिजली अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र, एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है। बिल्कुल, और यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसा कि पीडीएफ में लिखा है, इसी खोज ने साबित किया कि विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित परिघटनाएं हैं। मतलब इस खोज से ही पता चला कि बिजली और चुंबक ये दोनों अलग-अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सही कहा, और ये खोज की थी हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रिड ने। पीडीएफ में उनके बारे में भी लिखा है। हाँ, लिखा है 19वीं सेंचुरी के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक, जिन्होंने वैद्युत चुंबकत्व को समझने में निर्णायक भूमिका निभाई। इसका आसान सा मतलब है कि वो 19वीं सेंचुरी के बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे जिन्होंने बिजली और चुंबक के रिश्ते को समझाया। और ये खोज, जैसा आप कह रही थी, अचानक हुई थी। पीडीएफ में लिखा है सन 1820 में उन्होंने अकस्मात ये खोज की। जी बिल्कुल अचानक, और उन्हें सम्मान देने के लिए, जैसा पीडीएफ में बताया गया है, उनके सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑस्ट्रेड रखा गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र की ताकत नापने की इकाई का नाम ही उनके नाम पर ऑस्ट्रेट रख दिया गया। जी ठीक है, तो ऑस्ट्रेट की खोज ने ये तो बता दिया कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन ये फील्ड दिखता कैसा है? यही अगला सवाल था। तो अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। पीडीएफ में शीर्षक है चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। द इनविजिबल फोर्स फील्ड, मतलब हम चुंबक के चारों ओर के उस अदृश्य प्रभाव क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक छड़ चुंबक है जिसके दो ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिणी, और इसके चारों ओर कई घुमावदार रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रही हैं। ये ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पीडीएफ में लिखा है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का अनुभव किया जा सकता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसका आसान मतलब है कि चुंबक के आसपास की वो जगह जहां तक उसका असर महसूस होता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना? पीडीएफ में लिखा है, यह एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। जी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की अपनी एक ताकत भी होती है और एक निश्चित दिशा भी। ठीक है, अब इन क्षेत्र रेखाओं के गुणों की बात करते हैं। पहला गुण, पीडीएफ के अनुसार क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। हाँ, आसान शब्दों में ये रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल पर खत्म होती हैं, चुंबक के बाहर। अच्छा, चुंबक के बाहर, क्योंकि अगला पॉइंट कहता है चुंबक के भीतर क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। जी, और इसी वजह से तीसरा पॉइंट बनता है। पीडीएफ में लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। बंद वक्र मतलब क्लोज्ड कर्व्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पूरा गोलाकार लूप बनाती हैं, कहीं टूटती नहीं है। बिल्कुल, बाहर नॉर्थ से साउथ और फिर अंदर साउथ से नॉर्थ, एक पूरा चक्कर। ठीक है, चौथा गुण, जहां क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। मतलब जहां ये रेखाएं पास पास होती हैं, वहां चुंबक का असर ज्यादा मजबूत होता है, जैसे पोल्स के पास। और सबसे जरूरी गुण जो मुझे लगता है अक्सर पूछा जाता है,
पीडीएफ में लिखा है 2 क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, जी। क्योंकि ऐसा होने पर प्रतिच्छेद बिंदु पर सुई 2 दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं है। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि एक ही जगह पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हो ही नहीं सकती। ये तो बहुत लॉजिकल बात है। जी। चलिए अब वापस बिजली पर आते हैं। अगर एक सीधे तार में करंट बह रहा हो तो उसके चारों ओर ये फील्ड लाइंस कैसी दिखेंगी? हाँ, ये ऑस्ट्रेड की खोज का अगला कदम था। पीडीएफ में अगला शीर्षक यही है, सीधे तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक सीधा तार है जिसमें ऊपर की ओर करंट बह रहा है और इसके चारों ओर कई गोल छल्ले बने हुए हैं। जी। पीडीएफ में लिखा है किसी सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती हैं। संकेंद्रीय वृत्त मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? तो आसान शब्दों में, जब सीधे तार में करंट बहता है तो चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों ओर गोल गोल घेरों में बनता है। बिल्कुल। और जैसा कि पीडीएफ में लिखा है, इन वृत्तों का केंद्र तार पर होता है। मतलब इन सभी गोल घेरों का सेंटर वो तार ही होता है। जी। और इस क्षेत्र की ताकत किन चीजों पर निर्भर करती है? पीडीएफ में पहला पॉइंट है धारा का प्रभाव। हाँ, लिखा है तार में प्रवाहित विद्युत धारा का परिमाण बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी बढ़ जाता है। सीधा सा मतलब है, तार में जितना ज्यादा करंट, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ताकतवर। और दूसरा है दूरी का प्रभाव। पीडीएफ के अनुसार चालक तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण घट जाता है। मतलब तार से जैसे जैसे दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का असर कम होता जाएगा। ये तो काफी स्वाभाविक लगता है। हाँ, लेकिन एक सवाल अभी भी है, इन गोल घेरों की दिशा क्या होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? हाँ, इसके लिए एक नियम है ना। पीडीएफ में अगला शीर्षक है दिशा बताने वाला नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। जी, राइट हैंड थंब रूल। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक दाहिने हाथ ने एक तार को पकड़ा हुआ है, अंगूठा ऊपर की ओर है जो करंट की दिशा बता रहा है, और मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहे हैं। हाँ, नियम यही कहता है। पीडीएफ में लिखा है, कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। अच्छा, तो आसान शब्दों में, अगर मैंने करंट वाले तार को सीधे हाथ में ऐसे पकड़ा कि अंगूठा करंट की दिशा में है, तो मेरी उंगलियां जिस दिशा में मुड़ेंगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। बिल्कुल, ये दिशा पता लगाने का सबसे आसान तरीका है। और पीडीएफ में एक और जानकारी है, इस नियम को मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम भी कहते हैं। हाँ, इसमें लिखा है, यदि हम विचार करें कि हम किसी कॉर्कस्क्रू को विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं, तो कॉर्कस्क्रू के घूर्णन की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। मतलब अगर आप एक पेचकस को करंट की दिशा में कस रहे हैं, तो वो जिस दिशा में घूमेगा वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, तो सीधे तार का मामला समझ आ गया। लेकिन अगर हम तार को गोल मोड़ दें, एक लूप बना दें तो? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। यहीं से हम सीखते हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड को और मजबूत बनाया जाए। अगला टॉपिक यही है, वृत्ताकार पाश और परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले वृत्ताकार पाश यानी सर्कुलर लूप की बात करते हैं। यहाँ चित्र में एक गोल तार का छल्ला है जिसमें करंट बह रहा है। जी, और पीडीएफ में लिखा है, पाश के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं केंद्र पर एक ही दिशा में होकर संयोजित हो जाती हैं, जिससे केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो जाता है। मतलब गोल तार के हर हिस्से से निकलने वाली चुंबकीय रेखाएं बीच में आके जुड़ जाती हैं और इससे सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बहुत शक्तिशाली हो जाता है। हम एक तरह से फील्ड को एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और अगर हम एक लूप की जगह तार को स्प्रिंग की तरह कई बार लपेट दें तो उसे परिनालिका यानी सोलेनॉइड कहते हैं। जी, यहाँ चित्र में दिखाया गया है, तांबे के तार को स्प्रिंग की तरह लपेटकर बनाया गया है और इसका चुंबकीय क्षेत्र एक छड़ चुंबक जैसा दिख रहा है। हाँ, इसका भी एक नॉर्थ और एक साउथ पोल बन गया है। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। पीडीएफ में लिखा है, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। मतलब जब हम किसी तार को स्प्रिंग की तरह बहुत पास पास लपेट देते हैं तो वो सोलेनॉइड बन जाता है। और इसके गुण बहुत खास हैं। पीडीएफ में लिखा है,
परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र एक छड़ चुंबक जैसा होता है। और आगे लिखा है, इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती हैं, जो ये दर्शाता है कि परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसका आसान मतलब है कि सोलेनॉइड के अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की ताकत और दिशा एक बराबर रहती है। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। और इसी का इस्तेमाल करके हम एक बहुत काम की चीज बनाते हैं, विद्युत चुंबक। बिल्कुल, अगला टॉपिक यही है, विद्युत चुंबक। जब चाहे तब चुंबक। यहाँ चित्र में एक सोलेनॉइड है जिसके अंदर नर्म लोहे की एक छड़ रखी है। जी, पीडीएफ में इसकी परिभाषा दी है, परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जा सकता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। तो आसान मतलब ये है कि जब हम सोलेनॉइड के अंदर नर्म लोहा रखकर उसमें करंट दौड़ाते हैं तो वो लोहा एक बहुत ताकतवर चुंबक बन जाता है। जी, और इसके गुण बहुत काम के हैं। पहला गुण, पीडीएफ के अनुसार यह एक अस्थायी चुंबक है। मतलब ये परमानेंट नहीं है। हाँ, जब तक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यह चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और जैसे ही बिजली बंद, इसका चुंबक वाला गुण खत्म हो जाता है। पीडीएफ में भी लिखा है, धारा बंद करने पर इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, इसकी शक्ति को धारा का मान बदलकर नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब हम करंट को कम ज्यादा करके इसकी ताकत को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, कबाड़ खानों में जो क्रेन होती हैं, वो इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। अच्छा, तो अब तक हमने देखा कि करंट से चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है। अब कहानी में एक मोड़ लाते हैं। क्या होगा अगर हम एक करंट वाले तार को ही किसी दूसरे चुंबक के पास रख दें? हाँ, यहाँ से चीजें और भी रोमांचक हो जाती हैं। अगला शीर्षक है चुंबकीय क्षेत्र में धारा पर बल, फ्लेमिंग का वामाहस्त नियम। पीडीएफ में इसका सिद्धांत लिखा है, जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है। आसान शब्दों में, अगर किसी तार में करंट बह रहा हो और उसे चुंबक के पास रखें तो उस तार पर एक धक्का लगता है। जी, और पीडीएफ के अनुसार ये बल तब अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। मतलब ये धक्का सबसे ज्यादा तब लगता है जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर हो। और इस धक्के की दिशा पता करने के लिए ही फ्लेमिंग का वामाहस्त यानी लेफ्ट हैंड रूल है। यहाँ चित्र में बायां हाथ फैला है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। जी, नियम कहता है, अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। ठीक है, मैंने फैला ली। अब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में हो तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। बिल्कुल, आसान भाषा में पहली उंगली फील्ड, बीच वाली उंगली करंट, तो अंगूठा बताएगा कि तार पर धक्का किस तरफ लगेगा। और यही सिद्धांत हमारी इलेक्ट्रिक मोटर को चलाता है ना? बिल्कुल, पंखे से लेकर मिक्सर तक सब कुछ इसी पर चलता है। चलिए, अब इन सिद्धांतों को हमारे घरों तक लाते हैं। अगला सेक्शन है हमारे घरों में बिजली का जाल, यानी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। यहाँ से पूरे घर में 3 तरह के तार दिख रहे हैं, विद्युतमय, उदासीन तार और भूसंपर्क। पहले मुख्य आपूर्ति की बात करते हैं। पीडीएफ में लिखा है, हमारे घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों से होती है। मतलब मेन लाइन से, और 2 तारों के बीच विभवांतर 220 वोल्ट होता है और आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। अब इन 3 तारों की बात करते हैं। पहला, विद्युन्मय तार, लाइव वायर। पीडीएफ के अनुसार इसका रंग लाल होता है, यह धनात्मक तार है और उच्च विभव पर होता है। आसान शब्दों में, लाइव तार जो लाल रंग का है, मेन करंट लाता है और इसमें हाई वोल्टेज होता है। यही खतरनाक है। जी, दूसरा है उदासीन तार, न्यूट्रल वायर। पीडीएफ में लिखा है रंग काला, आवरण। इसे ऋणात्मक तार भी कहते हैं, यह शून्य विभव पर होता है। मतलब काले रंग का न्यूट्रल तार सर्किट को पूरा करता है और इसमें वोल्टेज 0 होता है। और तीसरा, सबसे जरूरी, सुरक्षा के लिए, भूसंपर्क तार यानी अर्थ वायर। पीडीएफ कहता है रंग हरा, आवरण। यह सुरक्षा उपाय है जो धातु के आवरण वाले साधित्रों से जुड़ा होता है। इसका आसान मतलब क्या हुआ?
इसका आसान मतलब है कि हरे रंग का अर्थ वायर हमारी सुरक्षा के लिए है। अगर किसी उपकरण जैसे फ्रिज या प्रेस में करंट लीक होता है तो यह उसे सीधे जमीन में भेज देता है ताकि हमें झटका ना लगे। अच्छा, इसीलिए 3 पिन वाले प्लग ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं सुरक्षा से जुड़े खतरों की। अगला शीर्षक है सुरक्षा सबसे जरूरी, अतिभारण, लघुपथन और फ्यूज। यहाँ चित्र में ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट दिखाया गया है। पहले अतिभारण की परिभाषा देखते हैं। पीडीएफ में लिखा है जब एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत साधित्रों को संयोजित किया जाता है या आपूर्ति वोल्टता में वृद्धि हो जाती है। आसान मतलब है कि जब एक ही प्लग पॉइंट से बहुत सारी मशीनें चला दी जाती हैं तो उसे ओवरलोडिंग कहते हैं। इसे आग लग सकती है। जी। और दूसरा खतरा है लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किटिंग। पीडीएफ के अनुसार जब विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं, ऐसा होने पर परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है। मतलब जब लाइव और न्यूट्रल तार गलती से आपस में छू जाते हैं तो बहुत ज्यादा करंट बहने लगता है। इसी को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। और इन दोनों खतरों से हमें बचाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। बिल्कुल। पीडीएफ में लिखा है परिपथ में लगा फ्यूज अतिभारण या लघुपथन के कारण उत्पन्न उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को समाप्त करके परिपथ को तोड़ देता है और साधित्र को क्षति से बचाता है। तो आसान भाषा में फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। ज्यादा करंट आने पर यह पिघलकर सर्किट को बंद कर देता है, जिससे हमारे उपकरण जलने से बच जाते हैं। जी। और दूसरा सुरक्षा उपाय है भूसंपर्कण यानी अर्थिंग। पीडीएफ में लिखा है यह सुनिश्चित करता है कि साधित्र के धात्विक आवरण में धारा का क्षरण होने पर उपयोगकर्ता को गंभीर झटका न लगे। इसका मतलब हमने पहले ही समझ लिया था कि अर्थिंग हमें बिजली के झटके से बचाती है। बिल्कुल। इन नोट्स के अंत में एक बहुत ही हैरान करने वाली जानकारी दी गई है जो इस पूरे विषय को मेडिकल साइंस से जोड़ती है। हाँ, औषध में चुंबकत्व यानी एमआरआई। पीडीएफ में लिखा है हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं में बहने वाली दुर्बल आयन धाराएं भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। ये सुनने में अजीब लगता है, पर इसका आसान मतलब है कि हमारे शरीर की नसों में भी बहुत हल्का करंट बहता है, जिससे एक कमजोर चुंबकीय क्षेत्र बनता है और इसी का इस्तेमाल होता है। जी। पीडीएफ की अगली लाइन कहती है शरीर के भीतर के चुंबकीय क्षेत्र विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनते हैं। इस तकनीक को चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन यानी एमआरआई कहते हैं। वाह। तो इसी चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल करके डॉक्टर शरीर के अंदर के अंगों की तस्वीरें लेते हैं, जिसे हम एमआरआई स्कैन कहते हैं। बिल्कुल। ये फिजिक्स का मेडिकल साइंस में एक चमत्कारिक उपयोग है। तो जो कहानी एक कंपास की सुई के हिलने से शुरू हुई थी, वो हमारे शरीर के अंदर झांकने तक पहुंच गई। आज हमने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभावों के मुख्य सिद्धांतों को समझा। सही कहा। ऑस्ट्रिट की खोज से लेकर हमारे घरों में बिजली की सुरक्षा तक हमने देखा कि कैसे दो साधारण से नियम पूरी टेक्नोलॉजी को चला रहे हैं। कौन से दो नियम? पहला कि बहता हुआ करंट एक चुंबक बनाता है और दूसरा कि चुंबकीय क्षेत्र करंट वाले तार पर बल लगाता है। बस इन्हीं दो बातों पर सब कुछ आधारित है। बिल्कुल। तो अब श्रोताओं के सोचने के लिए एक प्रश्न। जी। अगली बार जब आप कोई पंखा, मोटर या दरवाजे की घंटी देखें तो एक पल के लिए सोचिएगा कि ये साधारण से दिखने वाली चीजें असल में वैद्युत चुंबकत्व के इन्हीं शानदार सिद्धांतों का एक जीता जागता उदाहरण है। क्या ये इनके बिना काम कर सकती थी? अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।